ऑल्टरनेटिंग करंट में हम लोगों ने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और पोटेंशियल पढ़ लिया था और हम बात कर रहे थे एलिमेंट्स की। तो पहले एलिमेंट्स को हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि हमने कल जाते जाते देखा था कि ऑल्टरनेटिंग करंट में दो तरह के एलिमेंट्स होते हैं। फर्स्ट इज रेजिस्टेंस एंड सेकंड इज रिएक्टेंस। फर्दर रिएक्टेंस दो टाइप का होता है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको XC से दिखाते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको XL से दिखाते हैं। बेसिक डिफरेंस जो इनके बीच में होता है वो फेज डिफरेंस को लेकर के होता है। रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। कैपेसिटेंस में करंट लीड करता है बाय 90 डिग्री और इंडक्टेंस में करंट लैग करता है बाय 90 डिग्री। तो ये तो इनकी बेसिक नॉलेज हो गई है, ठीक है ना। तो पहले हम इन एलिमेंट्स को कंपैरिजन पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। रेजिस्टेंस को R से डिनोट करेंगे, XC से डिनोट करेंगे, XL से डिनोट करेंगे। R की वैल्यू होती है E/I या फिर पीक वैल्यूज का रेशियो या फिर RMS वैल्यू का रेशियो। इसी तरह से XC भी E0/I0 या फिर ERMS/IRMS और XL भी E0/I0 या फिर ERMS/IRMS होगा, क्योंकि ये रेशियो है वोल्टेज और करंट का। तो इनकी यूनिट होगी ओम। कैपेसिटिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम, इंडक्टिव रिएक्टेंस की भी यूनिट ओम। रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस ही होता है, इसकी वैल्यू तो ओम में मिल ही जाती है आपको, ठीक है ना। XC है जिसकी यूनिट ओम है और XC की वैल्यू होती है 1/ωc। XL की वैल्यू होती है ωL। इसमें ओमेगा होता है करंट या पोटेंशियल का एंगुलर फ्रीक्वेंसी और C होती है कैपेसिटेंस।
कैपेसिटेंस जो फैराड में होगी। ओमेगा यहाँ पर भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है। और L सेल्फ इंडक्टेंस है जिसकी यूनिट हेनरी होती है। रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल सेम फेज में होते हैं। तो इक्वेशन से आप पहचान सकते हैं ये अल्टरनेटिंग पोटेंशियल है E, जो E नॉट साइन ओमेगा टी होगा। रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल एक ही फेज में होते हैं। कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री से लीड कर रही होती है। इससे आपको इनकी इक्वेशन का भी अंदाजा हो जाएगा। ये करंट है, इसमें E और I सेम फेज में है। करंट लीड कर रही है। कल मैंने आपको बताया था कि ये वाला जो पॉइंट ऊपर की तरफ होता है, जिसको आप पॉजिटिव आई भी मान सकते हैं, ये कॉस ओमेगा टी का होता है। फेजर डायग्राम में हमने देखा था। ये देखिए, ये वाला पार्ट कॉस ओमेगा टी का होता है और नीचे वाला पार्ट माइनस कॉस ओमेगा टी का होता है, ध्यान रखिए। और ये साइन ओमेगा टी का होता ही है, प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि E और I दोनों प्लस एक्स डायरेक्शन में हैं, तो E की जगह E नॉट साइन ओमेगा टी आएगा, तो I की जगह भी I नॉट साइन ओमेगा टी ही आएगा। दोनों साइन के तरफ ही हैं। इसमें E नॉट साइन ओमेगा टी है। करंट ऊपर है और ऊपर वाला पार्ट पॉजिटिव कॉस का होता है, तो I नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। और यहाँ पर करंट हो जाएगी माइनस I नॉट कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ सर, यहाँ पर आकर के आपको इन तीनों में डिफरेंस साफ दिख जाएगा कि कौन सा एलिमेंट सर्किट में है और उस सर्किट में करंट और पोटेंशियल किस तरह से चल रही होगी। ठीक है ना। तो अगर हम यहाँ पर एसी सर्किट की बात करते हैं, एसी सर्किट वो होगा जिसमें एलिमेंट लगा होगा। अब ये एलिमेंट आर भी हो सकता है, एक्स सी हो सकता है, एक्स एल हो सकता है, या फिर कोई कॉम्बिनेशन हो सकता है। और साथ में एक एसी सोर्स लगा होगा। एसी सोर्स जो होता है, जिसको हम बैटरी की जगह पर लगाते हैं, डीसी सर्किट में जहाँ बैटरी लगी होती है, एसी सोर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। या तो आप इक्वेशन की फॉर्म में E नॉट साइन ओमेगा टी आपको लिखा हुआ मिलेगा, और या फिर ये एसी सोर्स इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जाता है कि आपको यहाँ पे लिखा हो जाता है 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज। जब ये वोल्ट और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में लिखा है, इसका मतलब यहाँ पर ये आपको ERMS दे रखा है। इस तरह जब इक्वेशन होती है तो आपको ERMS कैलकुलेट करना पड़ेगा और वो ERMS मिल जाएगा E नॉट बाय √2। लेकिन यहाँ पर आपको सीधा ही ERMS दे रखा होता है अगर ये वोल्ट और फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। तो 50 हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी है। तो इस तरह से आप एसी सर्किट को देखेंगे। इसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, लिख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आएगी
आपको एसी सर्किट समझ में नहीं आएंगे। तो पहला सर्किट हम देखते हैं जिसमें कि प्योर रेजिस्टेंस लगा होता है। प्योर रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ रेजिस्टेंस ही है और कोई एलिमेंट नहीं लगा है। तो यहाँ पर ये एसी सोर्स आ गया और ऊपर एलिमेंट आ गया। दो पार्ट होंगे सर्किट के, ऊपर आपको एलिमेंट दिखाई देगा और नीचे आपको एसी सोर्स मिलेगा। वैल्यूज के साथ में देखें अगर हम, तो मान लीजिए यहाँ पे लिखा है 100 साइन 100 पाई टी। तो यहाँ पर ये हो गया इसका पीक वैल्यू। मान लीजिए रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 50 ओम। अब आपसे बोला गया कि बताइए करंट कितना होगा। तो आपने पढ़ा है कि रेजिस्टेंस इक्वल टू ई नॉट बाय आई नॉट या फिर ई आर एम एस बाय आई आर एम एस होता है। जब आपसे करंट पूछा जाएगा तो आप हमेशा उसकी आर एम एस वैल्यू ही कैलकुलेट करेंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पर आई आर एम एस आ जाएगा ई आर एम एस बाय रेजिस्टेंस। तो ये करंट की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ई आर एम एस आप यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लें चाहे तो पहले ही, ई नॉट बाय √2। तो ये हो जाएगा 100 बाय √2 और रेजिस्टेंस है 50। तो आपका आंसर हो जाएगा √2 एम्पियर। ठीक है। फेजर डायग्राम बोला जाता है। तो आपने देखा है कि प्योर रेजिस्टेंस है, ई और आई दोनों एक ही फेज में होंगे। आपसे करंट की इक्वेशन पूछी जाती है। तो करंट की इक्वेशन लिखेंगे आप यहाँ पर पीक वैल्यू और साथ में बिल्कुल वही जो पोटेंशियल का फेज होगा। तो ये करंट यहाँ पर हो जाएगी आई नॉट। आई नॉट का मतलब हो जाएगा √2 आई आर एम एस। आई आर एम एस की जगह √2 रखेंगे तो ये बन जाएगा 2। और अब आप पोटेंशियल को देखें तो इसके फेज में यहाँ पर साइन 100 पाई टी लिखा है। तो ऐसा का ऐसा बिल्कुल आपको करंट में भी लिखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस में करंट और पोटेंशियल दोनों एक ही फेज में होते हैं। तो ये बन जाएगी इक्वेशन ऑफ करंट। ठीक है। तो ये प्योर एसी सर्किट हो जाएगा। इसी तरीके से प्योर कैपेसिटिव सर्किट आ जाए अगर, तो यहाँ पर ये कैपेसिटेंस होगा। मान लो आपको दे रखा है 1000 माइक्रोफैरेड और इधर ऑल्टरनेटिंग सोर्स है। हंड्रेड साइन मान लो 100 टी। ठीक है। तो ये इसका पीक वैल्यू हो गया। आर एम एस वैल्यू आ जाएगा ई नॉट बाय √2। कैपेसिटर पर E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी जब आप अप्लाई करेंगे तो ये पोटेंशियल है। और आप जानते हैं कि Q बराबर CV होता है कैपेसिटर में। पोटेंशियल की जगह आ जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन जब आपको करंट चाहिए होती है तो आपको dQ/dt करना पड़ेगा। और जब आप dQ/dt करेंगे यहाँ पर तो आपको साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा कॉस ओमेगा टी।
तो ये हो जाएगा ई नॉट ओमेगा सी कॉस ओमेगा टी। तो करंट की इक्वेशन आपको यहाँ पर अपने आप मिल जाएगी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। इसका मतलब जब E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी होता है तो प्योर कैपेसिटेंस में करंट I इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी हो जाएगी। एक्स सी की वैल्यू बताई थी मैंने आपको ई नॉट बाई आई नॉट, यहाँ आई नॉट की जगह ई नॉट ओमेगा सी लिखा है। तो यहाँ से आपको मिलती है वैल्यू एक्स सी की जो है 1 बाय ओमेगा सी। कंपैरिजन करें आप, ई की इक्वेशन को देखें तो ओमेगा की जगह यहाँ पर 100 लिखा है, तो ओमेगा की जगह आ जाएगा 100 और सी की जगह लिखा है 1000 माइक्रोफेरेड। 10 की पावर -6 ऊपर आ जाएगा और नीचे बन गया 10 की पावर 5, तो ये बच गया 10। तो यहाँ पर एक्स सी की वैल्यू आ जाएगी 10 ओम। इस तरह से आप एक्स सी कैलकुलेट करेंगे। अब आपसे पूछा जाता है कि करंट की वैल्यू बताओ, आई आर एम एस इक्वल टू ई आर एम एस बाई एक्स सी। ई आर एम एस आपने अभी ऊपर कैलकुलेट किया था, ई नॉट बाय √2, इसमें एक्स सी का डिवाइड कर देंगे। एक्स सी 10 मिला है तो ये 10 बाय √2 हो जाएगा, तो करंट हो जाएगी आपकी 5√2 एम्पियर। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ करंट की इक्वेशन क्या होगी। तो प्योर कैपेसिटेंस है, करंट की इक्वेशन होती है आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आई नॉट का मतलब √2 आई आर एम एस, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। ओमेगा की जगह यहाँ पर इक्वेशन में देखेंगे आप तो 100 मिला है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, करंट की इक्वेशन आ जाएगी 10 cos 100t। आपसे अगर फेजर डायग्राम पूछा जाता है तो फेजर डायग्राम में आप लोग पता है इसमें E बराबर आपको दिखा था 100 sin 100t, तो E का फेजर तो इस तरफ बन जाएगा और I करंट जो आपने कैलकुलेट किया है करंट की इक्वेशन आई आपके पास में 10 cos 100t। कॉस का ग्राफ ऊपर बनता है तो फेजर डायग्राम आपका बन जाएगा E इस तरफ और I इस तरफ। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखेंगे आप तो आपको दिख रहा है इसमें करंट लीड कर रही है। तो अल्टरनेटिंग करंट की खास बात यही है इस चैप्टर की कि सारी बातें बिल्कुल एज पर रूल्स चलेंगी, इसमें कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये जो क्वेश्चन मैंने किया है इसको आप ईमानदारी से एक बार दोबारा देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। और हमने अपनी मर्जी से नहीं देखा, यहाँ पर करंट की इक्वेशन ही ऐसी आई है कि करंट अपने आप कॉस बन गई जब पोटेंशियल में साइन था। इसका मतलब करंट अपने आप 90 डिग्री लीड करती हुई आएगी। ठीक है। इसी तरह से सर्किट XL का भी बन जाएगा। तो जैसे मैंने XC का किया है वैसे ही XL सर्किट भी बन जाएगा। XC में 1 बाय ओमेगा सी आया है, वैसे ही XL में ओमेगा एल आ जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं जिसके अंदर प्योर इंडक्टेंस लगा हो। इक्वल टू 100 साइन 100t और यहाँ पर L दे देता हूँ मैं आपको 100 मिली हेनरी। ठीक है।
तो हेनरी अगर लिखा है इसका मतलब आपको एल मिला है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताओ एक्स एल कितना है, बताओ आई आर एम एस कितना आएगा, इक्वेशन ऑफ करंट क्या आएगी, और फेजर डायग्राम कैसा बनेगा। एक्स एल की वैल्यू होती है ओमेगा एल। ओमेगा आपको यहाँ से मिल रहा है 100, एल आपको यहाँ से मिल रहा है 100 मिली। मिली का मतलब 10⁻³ 4 पॉजिटिव पावर -3, तो ये आ जाएगा 10 ओम। आई आर एम एस होता है ई आर एम एस बाय एक्स एल। ई आर एम एस की वैल्यू यहाँ से आएगी 100/√2, तो करंट बन जाएगा आपका 100/√2 और 10/√2 या 5√2 एम्पियर। करंट की इक्वेशन आपको पता है कि इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस में करंट 90 डिग्री पीछे रहेगा, तो करंट की इक्वेशन जो है वो -I0 cos ओमेगा टी बनेगी। -I0 का मतलब √2 IRMS, इसको √2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। ओमेगा की जगह तो आपको पता ही है, ओमेगा की जगह 100 रखना है आपको, तो ये हो गया -10 cos 100t। फेजर डायग्राम में E क्योंकि साइन ओमेगा टी में है तो E का फेजर इस तरफ आएगा, और I माइनस कॉस में है तो नीचे आएगा। एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे आप तो इसमें आपको E आगे दिख रहा है, करंट लैग करती हुई दिख रही है 90 डिग्री से। तो फिक्स चीज़ें, फिक्स रूल्स और फिक्स बातें, इसमें कहीं कोई घुमा फिराव नहीं होता है, तो आप इन बातों पर ध्यान लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर एलिमेंट्स की ग्रुपिंग हो जाती है, जैसे सर्किट में या तो आर एल हो जाए या आर सी हो जाए या एल सी हो जाए या आर एल सी हो जाए, तो इसमें कॉम्बिनेशन बनेगा जिसमें रेजिस्टेंस भी होगा और रिएक्टेंस भी होगा। ऐसे केसेस के अंदर ई और आई का जो रेशियो होता है उसे हम इम्पीडेंस कहते हैं। तो इम्पीडेंस क्या होता है? इन जनरल इम्पीडेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल एंड करंट ई नॉट बाय आई नॉट या ई आर एम एस बाय आई आर एम एस। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम, और जेड को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसका मैग्नीट्यूड ई आर एम एस बाय आई आर एम एस और साथ में एंगल फाई जो आपको फेज डिफरेंस दिखाएगा। तो Z इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे आप, ई आर एम एस बाय आई आर एम एस और साथ में एंगल फाई, ये इसका मैग्नीट्यूड दिखाएगा जो हमेशा ओम में होगा, और फाई जो होगा वो फेज डिफरेंस दिखाएगा करंट और पोटेंशियल के बीच। अगर E लीड करेगा तो हम फाई को पॉजिटिव लेंगे, और अगर E लैग करेगा, E पीछे रहेगा, तो हम फाई को नेगेटिव रखेंगे। जैसे अगर हम प्योर XC की बात कर रहे थे, तो प्योर कैपेसिटेंस में करंट 90 डिग्री से लीड करती है,
इसका मतलब पोटेंशियल लैग करेगा, इसलिए आप फाई नेगेटिव लेंगे। तो अगर आपको इसमें इम्पीडेंस लिखना है तो ERMS बाय IRMS, क्योंकि इस सर्किट में प्योर XC है तो ERMS और IRMS का रेशियो बन जाएगा XC, और एंगल आएगा यहाँ पर -π/2। माइनस क्यों लिया है? क्योंकि E लैग कर रहा है। अब इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट की जाती है ये हम सर्किट में देखते हैं यहाँ पर, ठीक है। और मैं आपको सिंपल मेथड बता देता हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट Z। इम्पीडेंस आप कैसे पता लगाएंगे? तो इम्पीडेंस पता लगाने का तरीका सिंपल सा है कि आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। आप एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं, सर्किट आपके सामने आएगा तो आप तुरंत एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएं इस तरह से। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल के बेस में आप रेजिस्टेंस को पुट कर दें तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो है क्योंकि ये है बेस, ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर में आप रिएक्टेंस रखेंगे। अगर XC अकेला है तो XC को रख देंगे, XL अकेला है तो XL को रख देंगे। अगर दोनों हैं तो आप इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे। बस यही आपको काम करना है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका जो हाइपोटेनियस है वो आपको इम्पीडेंस देगा। यहाँ पर आप XC रखेंगे या फिर XL रखेंगे या फिर इन दोनों का डिफरेंस रखेंगे, जो बड़ा होगा उसमें छोटा माइनस करके रख देंगे। और इसका जो हाइपोटेनियस है वो आपको Z देगा, और क्योंकि Z बराबर होता है अंडर रूट बेस स्क्वायर, हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर में जो भी रखा है उसको वैल्यू आप यहाँ रख देंगे तो आपको इम्पीडेंस मिल जाएगा। अभी कैसे होगा ये सब बता दूंगा मैं आपको। अगर आपसे फेज डिफरेंस पूछा जाता है करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस कितना आएगा, तो आप उसी ट्रायंगल का tan phi पता लगा लेंगे। तो tan phi जो होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, ध्यान में रहे अगर E लीड कर रहा है तो फाई को पॉजिटिव माना जाएगा, अगर E लैग कर रहा है तो फाई को नेगेटिव माना जाएगा। ठीक है ना? अगर आपसे बोला जाता है कि बताओ करंट क्या है, तो IRMS की वैल्यू आएगी ERMS बाय Z। जिसे क्वेश्चन हम समझते हैं यहाँ पर, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता है। चलो पहले RC करते हैं। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम, कैपेसिटेंस दे रखा है आपको 1000 माइक्रोफैरड,
और यहाँ ई की इक्वेशन लिखी है 100 sin 1000 t। चलो ई 100 sin 100 t ले लेते हैं, ठीक है ना। तो सर्किट आपको दिख गया कि सर्किट कौन सा है, आरसी सर्किट है। क्या पूछा गया है, सबसे पहले पूछा गया बताओ एक्स सी क्या होगा, तो आपको पता लग गया है एक्स सी बराबर ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी। ओमेगा आ रहा है यहाँ से जो 100 है, सी की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1000, माइक्रो का मतलब 10⁶ ऊपर गया तो 10 ओम। 10 सेकंड में आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह से और देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया है। जो जो क्वेश्चन में पूछा जाएगा हम हर किसी का आंसर देंगे। मान लीजिए कि आपसे पूछा गया है कि बताओ z क्या है, तो z क्या है, तो स्टेप मैंने आपको बताया। सबसे पहले आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए, तो आपने राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया। राइट एंगल ट्रायंगल के बेस पे आपको रखना है रेजिस्टेंस। यहाँ पर एक्स सी अकेला है रेजिस्टेंस के साथ में, तो यहाँ रख देंगे परपेंडिकुलर में। अब आप देखिए रेजिस्टेंस की जगह कितना लिखा है 10, और एक्स सी भी आपने पता लगाया 10 ही है, तो ये 10 हो गया और ये भी 10 ही हो गया। अब z आ जाएगा, z इक्वल टू अंडर रूट, हाइपोटेनस है तो अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 10√2। यूनिट इसकी भी ओम आ जाएगी। थर्ड आपसे बोला गया बताओ करंट क्या आएगी। करंट पूछी गई है तो आप हमेशा आरएमएस वैल्यू बताएंगे, और वो आएगा ई आर एम एस बाई जेड। ई आर एम एस आपको पता है, अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि ई आर एम एस क्या होता है। ई आर एम एस होता है ई नॉट बाय √2। इक्वेशन से देखेंगे आप तो ई नॉट की जगह 100 लिखा है, तो ये 100/√2 हो जाएगा। इससे आई आर एम एस आ जाएगा 100/√2, और z की जगह लिखा है 10√2, √2 इंटू √2 2, तो करंट आ जाएगी आपके पास में 5 एम्पियर। इसी में आपसे पूछा गया कि बताओ फेज डिफरेंस क्या है। एक एक लाइन के सवाल होते हैं, ये देखने में मुश्किल लगते हैं। तो फेज डिफरेंस 5 पूछा गया है, तो आपने tan 5 पता लगा लिया। tan 5 बताया मैंने आपको, इसी ट्रायंगल का tan पता लगाएंगे। परपेंडिकुलर में है 10 XC, और बेस में है रेजिस्टेंस, इसका मतलब 5 बराबर 45 डिग्री। लेकिन अब आपको देखना है कि करंट लीड कर रहा है या लैग कर रहा है। तो अब आप सर्किट के एलिमेंट को देखिए। एलिमेंट में एक तो आपको R दिख रहा है और एक XC दिख रहा है। R तो कोई फेज डिफरेंस प्रोड्यूस नहीं करता, लेकिन ये करंट को लीड कराता है, तो इसका इफेक्ट तो खत्म है क्योंकि 0 डिग्री ही है। करंट लीड कराता है, इसका मतलब इस सर्किट के अंदर करंट लीड कर रही होगी। कितना एंगल से लीड कर रही होगी, 90 से नहीं, क्योंकि R भी मौजूद है। कितना एंगल से, 45 डिग्री से। इसका मतलब पोटेंशियल लैग कर रहा होगा। तो अगर आपको कोई बोले कि Z क्या है या फाई कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो Z इम्पीडेंस, इसका मैग्नीट्यूड देखा था आपने, तो Z का मैग्नीट्यूड यहाँ पर 10√2 आया था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 10√2। और एंगल जो आएगा, क्योंकि E लैग कर रहा है इसलिए फेज डिफरेंस आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको -45 डिग्री या -π/4। ठीक है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात या बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमको इस ट्रायंगल से मिलता है वो ये है कि अगर ये Z है, ये फाई है इस सर्किट के अंदर, तो ये XC है और ये R है। तो अगर आप cos फाई लेंगे, cos होता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो ये आएगा R/Z। इसका मतलब R बराबर हो जाएगा Z cos फाई। और इसी तरह से आप साइन फाई लेंगे इसी ट्रायंगल के अंदर, तो XC बराबर आ जाएगा Z sin फाई।
तो इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर इसका एक उल्टा क्वेश्चन आपके सामने आ गया। आपसे कहा गया कि RL सर्किट है और इस RL सर्किट में उसको हमें दिया गया है कि Z बराबर है 100√2 π/4। तो बताओ रेजिस्टेंस कितना है और XL कितना है। सर्किट RL है तो आपने तुरंत राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया है, और राइट एंगल ट्रायंगल में यहाँ पर Z रहेगा, बेस में R रहेगा, XL है क्योंकि खुद ही बोल रहा है तो XL को आपने परपेंडिकुलर में रख दिया। ये हो गया 5 जो आपको दे रखा है यहाँ π/4। तो R की वैल्यू बताई मैंने आपको, ये होता है Z cos 5। Z की जगह आपको दिया है 100√2 cos π/4। cos π/4 मतलब 1/√2, तो ये हो जाएगा 100 ओम। इस तरह से आपको XL चाहिए तो Z sin 5, Z की जगह 100√2 sin π/4 cos π/4 और sin π/4 दोनों की वैल्यू 1/√2 ही होती है, तो 1/√2 रखेंगे तो ये भी कितना आ जाएगा 100 ओम। तो आज हमने जो भी पढ़ा है उसको आप ध्यान से देखिएगा तो आपको ये सारी बातें समझ में आएंगी। तो ये चैप्टर आपको इतना इजी लगेगा। डीपीपी मैंने आपको दी है, पहले डीपीपी आपने सॉल्व कर ली है, दूसरी डीपीपी आप सॉल्व करेंगे और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, बाय। तो इसी तरह से आप RLC सर्किट में कितना भी टिपिकल सर्किट आएगा तो आपको बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना। एक हम क्वेश्चन RLC तीनों का करते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आता है कि रेजिस्टेंस है, इसके साथ में लगा है इंडक्टेंस और फिर ये लगा है कैपेसिटेंस। तीनों एलिमेंट्स मिलेंगे, उससे यार टिपिकल क्वेश्चन तो आएगा नहीं। मान लीजिए 20 ओम, 100 मिली हेनरी, 1000 माइक्रोफेरेड, यहाँ पोटेंशियल है 100 sin 100t। ठीक है। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है। सबसे पहले में आपसे पूछा गया है XL बताइए, फिर आपसे पूछा गया XC बताइए, फिर आपसे पूछा गया बताइए Z क्या आएगा, फिर आपसे पूछा गया बताइए करंट क्या आएगी, फिर आपसे पूछा गया फेज डिफरेंस क्या आएगा, मान लीजिए अब आपसे पूछा गया कि करंट की इक्वेशन क्या आई, आपसे फेजर डायग्राम पूछ लिया। तो इतनी सारी बातें यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। जो जो डेटा हमें दे रखा होता है पहले आप उसे इकट्ठा कर लें। रेजिस्टेंस है यहाँ पर 20 ओम, कैपेसिटेंस है आपके यहाँ पर 100 माइक्रोफेरेड, 1000 माइक्रोफेरेड, इंडक्टेंस दे रखा है आपको 100 मिली हेनरी, ओमेगा की जगह यहाँ 100 लिखा है, ई नॉट की जगह भी यहाँ 100 लिखा है, ये रहा ई नॉट। ई RMS सबको चाहिए होगा तो E0/√2 कर देंगे। सबसे पहले आपसे पूछा गया XL जो है ओमेगा L, ओमेगा यहाँ से L यहाँ से उठा लेंगे आप, ओमेगा की जगह 100 और L की जगह 100 × 10⁻³ तो ये 10 ओम आ जाएगा। फिर आपसे पूछा गया बताओ XC क्या आएगा, तो वो 1/ωc, ओमेगा की जगह 100 और C की जगह
1000 10 की पावर -6 10 की पावर -6 ऊपर चला जाएगा, तो ये भी 10 ओम बन गया बाई चांस, है ना। अब आपसे बोला गया Z, तो अगर आप राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे यहाँ पर, तो इसमें रेजिस्टेंस की जगह रखेगा, जो रेजिस्टेंस दे रखा है आपको 20, यहाँ पर दोनों मौजूद हैं इसलिए XL माइनस एक्स ही रखना पड़ेगा, लेकिन इस केस में तो दोनों बराबर है तो 0 आ गया, तो इसका मतलब यहाँ Z जो है वो R के बराबर ही आ जाएगा, क्योंकि ये तो ख़त्म हो गया। ERMS बाय Z, ERMS है यहाँ पर 100/√2 और Z है यहाँ पर 20, 5/√2 करंट आ जाएगी। फेज डिफरेंस चाहिए आपको, tan phi बराबर परपेंडिकुलर की जगह XL माइनस XC, 0 आ गया। इसका मतलब करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होंगे, तो करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में रहेंगे क्योंकि phi 0 आया है। अब चाहिए इक्वेशन ऑफ करंट, तो फेज डिफरेंस तो 0 है ही, तो E बराबर आपके पास में यहाँ पर E0 साइन ओमेगा टी है, तो करंट भी आपके पास में I0 साइन ओमेगा टी ही बनेगी। I0 की जगह आप लिखेंगे √2 IRMS, साइन ओमेगा की जगह 100 है। IRMS की वैल्यू आपने कैलकुलेट की थी 5/√2, √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 5 साइन 100t। तो इस तरह से करंट की इक्वेशन आ गई। तो दिखने में जो क्वेश्चंस आपको कठिन दिखते हैं वो वास्तव में कठिन नहीं होते हैं और तुरंत सॉल्व हो जाएंगे, उसमें आपको कहीं घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। तो कुछ एक एडिशनल बातें मैं आपको बता दूं इसके अंदर। पहला ये कि सर्किट में अगर XL और XC बराबर आ जाते हैं, ठीक है ना, तो इस कंडीशन में इम्पीडेंस जो होगी वो हमेशा रेजिस्टेंस के बराबर आएगी, फेज डिफरेंस 0 आएगा और E और I दोनों सेम फेज में होंगे। दूसरी बात, अगर XL बड़ा होगा XC से, तो इस सर्किट के अंदर इंडक्टेंस डोमिनेटिंग है, तो इसके अंदर करंट जो होगी वो लैग कर रही होगी, पोटेंशियल लीड कर रहा होगा, तो फेज डिफरेंस जो आएगा वो पॉजिटिव लिया जाएगा। अगर XC बड़ा होता है XL से, कैपेसिटेंस बड़ा है, इसका मतलब करंट लीड कर रही होगी, तो पोटेंशियल लैग कर रहा होगा, तो आपको फाई क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव। जब ये सर्किट में सीरीज में RLC होते हैं, तो इन RLC सीरीज सर्किट current in all the elements remains same। जो सर्किट में करंट होगी वही हर एलिमेंट में भी करंट फ्लो हो रही होगी, क्योंकि सीरीज में तो आपको पता है हर एलिमेंट में करंट सेम ही रहती है। करंट की इक्वेशन चाहिए अगर आपको, तो करंट की इक्वेशन होती है I0, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी प्लस माइनस फाई। फाई जो है वो फेज डिफरेंस है, कब पॉजिटिव लिया जाएगा और कब नेगेटिव मैंने आपको ऊपर समझा दिया है। ओमेगा आपको इक्वेशन से मिल ही जाएगा, और I0 जो होता है वो आ जाएगा √2 IRMS। इन बातों को आप ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आपका AC का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो AC के क्वेश्चंस मैथमेटिकल क्वेश्चंस होते हैं, जो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, किसी भी हालत में ये टफ नहीं होंगे, ठीक है ना। RLC सर्किट का एक स्पेशल केस बनता है जिसे हम कल पढ़ेंगे,
लेकिन उससे पहले हम पोटेंशियल एट ईच एलिमेंट पता लगाएंगे। जैसे कि रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस पर पोटेंशियल होगा वी आर। इंडक्टेंस है, इस पर पोटेंशियल होगा वी एल। और ये कैपेसिटेंस है, इस पर पोटेंशियल होगा वी सी। तो ये पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट किए जाएंगे ये मैं आज आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि सारा हौच पौच हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहले मैंने सोचा था कि वीडियो बंद कर दूं, लेकिन मैंने कहा चलो आपको आरएलसी का भी क्वेश्चन कराई देता हूँ। तो आप यहाँ तक पढ़िएगा। अब फाइनली अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि वी आर, वी एल और वी सी यानी कि अलग अलग एलिमेंट्स पर पोटेंशियल कैसे पता लगाया जाता है। साथ ही इस सर्किट की सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन रेजोनेंस। रेजोनेंस हो जाएगा, पोटेंशियल हो जाएगा, फिर इस चैप्टर में बचेगा लास्ट में पावर कंजम्पशन। तो छोटा चैप्टर है, बिल्कुल मैथमेटिकल चैप्टर है और 100% बच्चों के क्वेश्चन इसमें सॉल्व हो सकते हैं अगर आप बिल्कुल ध्यान से इन लेक्चर्स को पढ़ेंगे। डीपीपी आप कर रहे हैं, आप जहाँ भी कन्फ्यूजन हो ज़रूर पूछिएगा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। बच्चों का गलत इसलिए होता है क्योंकि बच्चों की एक तो ट्रिग्नोमेट्री, साइन कॉस ये कमज़ोर होती है, दूसरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो इसमें आ रहा है वो कमज़ोर होता है। कुल मिलाकर के मैथमेटिकल पार्ट जो है, हालांकि वो खास ज़्यादा इसमें है नहीं, लेकिन बच्चा देख के डरता है। ये 3 पार्ट्स आपको थोड़ा बहुत भी अगर समझ में आते हैं, थोड़े बहुत भी, तो इस चैप्टर का क्वेश्चन किसी भी हालत में गलत नहीं होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।